जय हिंद। क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम ये समझेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका आवेश होता है E और उसका जो द्रव्यमान होता है m का अनुपात का निर्धारण कैसे किया जाता है, या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के E/m का निर्धारण कैसे किया जाता है, या इसको मतलब कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। देखिए, इससे पहले हम आपको बताएं कि जो कैथोड किरणें होती हैं उनका खोज हो चुका है, खोजा गया है, और उन पे जे थॉमसन ने क्या किया था कि बहुत बारीकी तरीके से उस पर अध्ययन किया था और बहुत सारे क्या किए थे, निष्कर्ष दिए थे। अब हम ये समझेंगे कि ये जो कैथोड किरण है क्या है। कैथोड किरण, देखिए, इलेक्ट्रॉन के E/m का निर्धारण इस कैथोड किरण के सहायता से हुआ था, इस कैथोड किरण के द्वारा किया गया था। किया कौन था? ये जे थॉमसन ने किए थे 1987 ईस्वी में। क्या किए? एक तो कैथोड किरण नली लिए। ये पूरा सिस्टम आपका कैथोड किरण नली है। इसमें दो चीज अरेंजमेंट किए, क्या कि एक, अच्छा पहले ये समझ लीजिए थोड़ा सा बात कि अगर हम कैथोड किरणों को क्या करेंगे, कैथोड किरणों को अगर हम भेजेंगे तो वह क्या होगा, धनात्मक क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाती है, धनात्मक क्षेत्र की ओर चली जाती है, क्योंकि कैथोड किरणें जो होती है ऋणावेशित होती है। और बताया गया था कि जो कैथोड किरणें होती है वह चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होती है, अगर चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित किया जाए तो वहां पे भी क्या होती है, वो विक्षेपित होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या हुआ, इनका विक्षेपण हो गया। तो ये कैथोड किरण को अगर हम विद्युत क्षेत्र में भेजे तब भी अपना विक्षेपण दिखाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र में भेजे तब भी वो क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगी। अब उसके बाद क्या किए कि ये जे थॉमसन ने ये पूरा नली बनाया, और इस नली में यहाँ पे देख पा रहे हैं दो ठो इलेक्ट्रोड लगाए, यानी यहाँ पे क्या किए कि विद्युत क्षेत्र लगा दिए, विद्युत क्षेत्र लगाए, और ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को क्या किए, नेगेटिव रखा। अब उसके बाद क्या किए कि इसके लंबवत देखते रहना कैसे, हम बता रहे हैं, एक मिनट। ये मान लेते हैं आपका विद्युत क्षेत्र रखा गया है, तो इसी के लंबवत, ऐसे जस्ट लंबवत इधर क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र रखा जाए। ये है विद्युत क्षेत्र ये, और ऐसे दो रखा गया क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ऐसे तो विद्युत क्षेत्र रखा गया, और जस्ट इसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत क्या रखे थे, चुंबकीय क्षेत्र रखे थे। अब इसके बाद प्रोसेस का क्या किया, वही चीज कि यहाँ से हाई वोल्टेज दिए। जब, अच्छा, ये जो है ये आपका कैथोड है, ये एनोड है, क्यों? क्योंकि इस सिरा को बैटरी के ऋण से और इस सिरा को बैटरी के धन से जोड़ा गया। उसके बाद इसमें हाई वोल्टेज दिया गया। हाई वोल्टेज देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक ठो किरण निकली, वही कैथोड किरण है, कैथोड किरण निकली। ये जो कैथोड किरण होती है वह कहाँ पे, एनोड की साइड जाती है। जब ये एनोड की साइड जाएंगी तो इसके बीच में हम एक ठो प्लेट रखे हैं, और इस प्लेट को क्या किए हैं, इसमें होल कर दिए हैं छोटा सा, ताकि जो ये कैथोड किरणें मिले हमको एक किरण पुंज के रूप में मिले, या यूं बोले हमको एक तीक्ष्ण मिले, बिल्कुल बारीक मिले। और यहाँ पे क्या है, एनोड है, तो एनोड में भी क्या किया है, हम बारीक सा छेद कर दिए हैं, ताकि यहाँ से किरणें, जो भी कैथोड किरणें निकलेंगी वो सीधे सीधे इस यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे क्या है, ये जो आप सिरा देख पा रहे हैं, ये है आपका फ्लोरोसेंट कैथोड ट्यूब नली में, सॉरी कैथोड किरण नली में इधर का होता है फ्लोरोसेंट। इसकी खासियत क्या होती है कि इस पे जब वो आपका आता है, कैथोड किरणें आती है, जब इस पे टकराती है तो ये क्या करता है, ग्लो उत्पन्न करता है। ये जो होता है जिंक सल्फाइड का होता है, इसको हम फ्लोरोसेंट कहते हैं। अब देखना, अगर आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ना होता, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र भी नहीं लगाया गया है, और ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये भी नहीं लगाया गया है। फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र को हम अच्छे से नहीं बना पाए हैं, वजह यही है कि इसमें हम इसको अच्छे से नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं। तो अगर ये भी ना होता, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ना होता, तो यहाँ से जो किरणें आती वो सीधे जाती, सीधे और बी पे पहुंच जाती सीधे, इनका कोई क्या होता, डिफ्लेक्शन ना होता। और अगर हम विद्युत क्षेत्र को केवल लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र को ना लगाएं, तो यही किरणें इस विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर डिफ्लेक्शन कर जाती, इधर इनका क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, और ये जो किरण आती है, ये वाली जो बीच में है रेड रंग से दिखाए, ये पॉजिटिव की साइड क्या होती है, विक्षेपित हो जाती, क्योंकि पॉजिटिव इसको क्या करता, आकर्षण करता। तो ये वाला जाके यहाँ पे मिलता है, ए पे। अगर केवल विद्युत क्षेत्र होता तो वो किरण ए पे मिलता विक्षेपित होके। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर केवल ये वाला, ये जो है ये पूरा मैग्नेटिक क्षेत्र है, ये अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड बस होता, विद्युत क्षेत्र न होता, तो यही किरण जो निकली है यहाँ से डिफ्लेक्शन होके सी पॉइंट पे मिलता। कहाँ पे? सी पॉइंट पे। इसलिए इन्होंने क्या किया, कौन, जे थॉमसन ने
कि इसमें एक ठो विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया और एक ठो चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों को एक दूसरे के लंबवत स्थापित किया, इस तरीके से संयोजित किया और इनकी तीव्रता का मान इस तरीके से संयोजित किया ताकि ये जो किरणें निकली हैं वो केवल बी पे ही जाके मिले और कहीं पे नहीं। कहाँ पे मिले? बी पे ही जाके मिले। और इस तरीके से क्या किया, वे निर्धारण किए इलेक्ट्रॉन के लिए किसका? E बाई एम। ई क्या है यार? आवेश है। इलेक्ट्रॉन मत समझना, ये आपका आवेश है। क्या? आवेश। आवेश कितना होता है वो मिल्टन के तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो आएगा उसी पे आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए E बाई एम का जो मान आया वह आया 1.76 गुणे 10⁸, बड़ा सा लिखते हैं 8 क्या था? कूलाम प्रति ग्राम। E बाई एम। ई का मतलब क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम और ये द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। तो ये इसका निर्धारण किया गया। कौन किया था? जे थॉम्सन ने किया था। कब किए थे? 1987 ईस्वी में कैथोड ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब, यानी इसको कहते हैं CRT, कैथोड रेज ट्यूब लेकर उसमें अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बहुत सारे तामझाम किए, गुणा भाग किए, तब जाके निकला E बाई एम का मान कितना आया? 1.76 गुणे 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। इसके बाद इसमें कुछ ये जो CRT था, ये कैथोड रेज ट्यूब था, इसमें किरण के विचलन का जो निर्धारण किया गया था, कुछ बातें थी, उसको समझ लेते हैं। क्या? पहली बात यह थी कि कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है? ये जो कैथोड किरण निकली है, ये वाली जो देख पा रहे हैं, अगर इस पे ऋणावेश का मान ज़्यादा हो गया तो ये जो विद्युत क्षेत्र लगा है ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो क्या है, ये कैथोड किरण है या ऋणावेशित कण है, ये जो अगर ये जो निकलेगा तो इस पे ऋणावेश का मान अगर ज़्यादा हो गया तो इनके साथ अन्योन्य क्रिया का मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इधर भी ज़्यादा विक्षेपित होगा और ये जो आपका ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से भी उसके डायरेक्शन में ज़्यादा विक्षेपित होगा। दूसरी बात क्या है यार? कण का द्रव्यमान, कण, अच्छा ये जो है कैथोड रेज जो है, चूंकि एक टाइप का ये क्या होता है? पार्टिकल्स होता है, कण होता है। तो अगर इसका कण बहुत हल्का हो, ये जो कण का द्रव्यमान है बेहद हल्का हो, तब भी इसमें क्या होगा? विक्षेपण ज़्यादा होगा। अब आप तेजी गति से जाइए, ऐसे ही समझ लीजिए कोई मोटा आदमी जा रहा है, उसको आप खींचना चाहें, दौड़ रहा है उसको खींचना चाहें तो आसानी से खींच नहीं पाएंगे, पतला होगा तो फूंक मार देंगे, उड़ जाएगा। वैसे ये भी है, अगर हल्का हुआ तो इसमें विक्षेपण ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बात क्या है यार? कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से किरण का विचलन बढ़ जाता है। यानी ये जो विचलन हो रहा है 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। पहली बात ये कि ये जो कण है ऋणावेशित कण है, यानी ये जो कैथोड किरण आई है, अगर इस पे ऋणावेश का मान बढ़ा तब ज़्यादा विक्षेपण हो जाएगा। या फिर ये जो किरण आई है, चूंकि यह किरण जो होता है एक टाइप का क्या होता है? पार्टिकल्स होता है, कण होता है। तो अगर यह कण हल्का हुआ तब भी क्या हो जाएगा? विक्षेपण ज़्यादा हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, विद्युत क्षेत्र, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाए हैं, अगर इनका भी मान बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? इसमें विक्षेपण ज़्यादा, यानी विचलन इसमें क्या होगा? कि इसमें कैथोड किरण में ज़्यादा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए E बाई एम का निर्धारण कैसे किया जाता है और उसका मान कितना आया, किसने किया था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है वह होगा मिल्टन का तेल बूंद विधि, और उस पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। तब फिर मिलेंगे बाद में। जय हिंद, जय भारत।